नमस्कार, मैं ममता चतुर्वेदी। आने वाले साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसके साथ ही जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की अगर बात करें तो राजनीतिक हलचल जितनी तेज है, आर्थिक हलचल उतनी ही धीमी है, ऐसा क्यों? देखिएगा, आर्थिक हलचल की तरफ तो जो 7 साल में हमने शासन दिया है, लगातार हर मुद्दों के ऊपर हम सफल हुए हैं। चाहे वह महंगाई को रोकने के वाली बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, और ऐसी महामारी के दौर के अंदर जब कोरोना ऐसी महामारी फैल रही हो, उसके अंदर भी देश भर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ से जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जनमानस को लाभ पहुंचाने का काम किया है, उनको जो परेशानियां आती हैं, क्यों प्रधानमंत्री ने बड़ा अवलोकन करने के बाद में देखा है कि पहले भी 100 वर्ष पहले महामारी आई थी, लेकिन उस महामारी से कम मरे थे, भुखमरी से ज़्यादा मरे थे। उस कारण से 80 करोड़ लोगों को खाना देना, लगातार सड़कों का निर्माण करना, शौचालय देना, मकान देना, हर सारी व्यवस्थाएं जो हमने की हैं, तो वो जनता के लिए। पहले जो होता था वो घोटालों में जाता था। 1,72,000 करोड़ का घोटालों के अंदर सोनिया गांधी और उनके पुत्र जमानत पे छूटे हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जो जनता की पैसा, जनता के संसाधन थे वो जनता में लग रहे हैं। इस कारण से मुझे लगता है आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान जाने का कोई मकसद ही नहीं होता, ना ही कोई ऐसा विषय है। दूसरा जो आपने बताया है कि ये वर्तमान परिस्थितियों के अंदर सबका ध्यान राजनीति की तरफ पे है, ये क्योंकि 7 साल के अंदर आपने देखा होगा, 7 वर्ष पहले का हिंदुस्तान अगर हम देखते हैं, उस भारत को हम देखते हैं जिसके पास समय हम पे लड़ने के लिए समाज संसाधन नहीं हुआ करते थे। आज हमारे पास विश्व की चौथी शक्ति है हम सैनिक मामले में। हम पहले एक चीज़ सेना के लिए बाहर से मंगाया करते थे, आज सेना के लिए हम एक्सपोर्ट वाली लिस्ट में हम आ चुके हैं। तो एक शक्ति के रूप में हम खड़े हो रहे हैं, और देश के अंदर जो हमने सुशासन दिया है, बॉर्डरों की सुरक्षा की है। पहले हमें डर लगा करता था, हम अपने कश्मीर को ही बचाने के लिए, अपना जो कश्मीर है उसको बचाने के लिए घूमते थे। वहाँ पे बम पड़ जाया करते थे, वहाँ स्कूल जला दिया करते थे, वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता था। अनेकों ने दुर्घटनाएं ऐसी होती थी जिसमें उलझे रहा करते थे। और आज आप देखते हैं वही कश्मीर है, बल्कि उस कश्मीर की नहीं है। 370 के बाद वो कश्मीर तो हमारा अभिनंग हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो कश्मीर की नज़रें जो पाकिस्तान की थी, आज उसकी बदली हुई दिखाई देती हैं। उसको ये डर लगता है ये कभी भी हमसे चला जाएगा। और ये प्रदेश है, आप अभी यूएनओ में प्रधानमंत्री गए थे और हमारे अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि वो कश्मीर भी हमारा है। इसलिए नेशन फर्स्ट, पार्टी द्वितीय और मैं थर्ड, ये हमारा जो भाव है इसको जनता ने स्वीकार किया है, और 85% देश की जनता उसको स्वीकार भी कर रही है, जिसका परिणाम है आज राजनीति में देश राष्ट्रवादी ताकत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और संसार में भी एक ध्रुवीकरण सा हो रहा है। ये इसके कारण ही भी आपको थोड़ा सा राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देती है। आपने जो बयान दिया कि कुछ लोगों के लिए मिट्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत माता है, आपने जो बयान दिया था खासतौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर भी, उस बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, हमने जो बयान दिया है उसका बयान का हम पे तथ्य है, कारण है। हमने 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण किया, और 1951 और 1947 के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 4 साल का ही फ़र्क है आज़ादी का। और संविधान देने के बाद में 1 साल को 1.5 साल का फ़र्क है। उस दौरान में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण, देश का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। लेकिन गांधी जी की लाश तो बाद में हुई, लेकिन जब पहले उनके सामने ही बंटवारा हुआ, बंटवारे की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो बंटवारा क्यों हुआ? खाली एक व्यक्ति की कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। और हमने जो निर्माण किया भारतीय जनसंघ का, आपने देखा होगा हमारे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने खाली वहाँ परमिट के कारण, कश्मीर में परमिट से हमें ही जाना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके दस्तावेज हमारे पास हैं, जिस कश्मीर के तथ्य हमारे पास हैं, उस देश टुकड़े को जोड़ने के लिए, जो 2 टुकड़ा कहते थे उसको जोड़ने के लिए, उसको हम भारत माता कहते हैं, भारत का एक मुकुट है वो, उसको जोड़ने के लिए अपनी जान की, अपनी शहादत दे दी उन्होंने।
तो वो शहादत, एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा करा दिया, और बंटवारे के अंदर 10 लाख लोग ऐसे, 10 लाख के करीब करीब लोग ऐसे मारे गए जिन्होंने आज़ाद भारत में सांस लेने की सोची थी, और सांस लेना ही नहीं सोचा था, उनके पूर्वजों ने, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी आज़ाद देश कराने के लिए, लेकिन लाखों लोग उसमें मारे गए। तो ये जो परिवर्तन है, इसलिए हम भारत को भारत माता कहते हैं, उनके लिए टुकड़ा है। आपने चाइना का 1962 में जो चाइना का युद्ध हुआ, उसको भी अगर निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे हमारी सीमावर्ती ज़मीन को चाइना ने हड़प लिया था। और जब पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि हमारी इतनी किलोमीटर ज़मीन चाइना ने हड़प ली है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो आंसर था बड़ा हास्यास्पद था। कहला वहाँ तो उपजाऊ ज़मीन नहीं है, बंजर है, अगर चाइना ने ले ली तो क्या हो गया। तो उनके ही एक सांसद ने कहा था, खड़े होकर अपनी टोपी उतार कर कहा था, क्या मेरी सिर पर बाल नहीं आते, बंजर है तो मेरे लिए बेकार है क्या सर मेरा। तो ऐसा कहने के बावजूद ही पाकिस्तान और चाइना ने अनेक बार ज़मीन को हड़पा है हमारी, इसलिए हमें दर्द है। और लेकिन इनको दर्द नहीं होता, इनको माटी का टुकड़ा दिखाई देता है, बंजर ज़मीन दिखाई देती है, इसलिए हम इसको भारत माता कहते हैं, और भारत माता के लिए हम किसी प्रकार से कुर्बानी और त्याग देने के लिए तैयार हैं। पंजाब कांग्रेस में लगातार सियासी संकट बना हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? पंजाब देखेगा, पंजाब के अंदर हमारी पहले सरकार थी, अकाली दल से मिलकर हम सरकार चलाते थे। ये वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार आई थी, वो सरकार अनेक वादे करके वहाँ पर आई थी। वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। वो विषय एक अलग है, राजनीतिक विषय अलग है और वादे अलग हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमने जैसे पहले कहा है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी द्वितीय है। नेशन फर्स्ट में अगर हम उसको देखते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान उससे ज़्यादा लगता हुआ क्षेत्र है, और पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध भी नहीं रहे हैं। हम कोशिश कम करते हैं कि अच्छा दोस्त, अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए, लेकिन उसके प्रयास जो रहते हैं वो प्रयास कहीं हमारे लिए सूटेबल नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो उस सीमावर्ती क्षेत्र को देखते हुए वहाँ के जो मुख्यमंत्री 9.5 साल से मुख्यमंत्री वहाँ पर रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी, एक तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरा वो सैनिक भी रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सब विषय को छोड़ते हुए ये सीमावर्ती बात जो पाकिस्तान से हमारे संबंधों वाली बात है, उनकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकते, राष्ट्रभक्ति। और जो सिद्धू जी वाली बात है, सिद्धू जी को अनेक बार हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं देश को कुछ नहीं मानते, देश की अवहेलना करते हैं। मुख्यमंत्री से इजाज़त लेकर उनको कॉरिडोर जाना चाहिए था, है ना, करतारपुर। और प्रधानमंत्री से अगर देश आप लांग रहे हैं तो देश बाहर जाने तो आपने देखा होगा, ममता बनर्जी जाना चाह रही थी तो उनको इजाज़त नहीं मिली तो वो नहीं गई। लेकिन ये उसकी इजाज़त की आवश्यकता नहीं पड़ती, और लगातार वहाँ पे जाते रहे हैं, और वहाँ पर लगातार सीमावर्ती क्षेत्र से अनेक अनैतिक अवहेलनाएँ होती रही हैं, जिसको मेरे ख्याल अभी कैप्टन साहब आए, मेरे ख्याल उसी तरफ ही उन्होंने उल्लेख किया होगा। कोई राजनीतिक उनकी विजिट तो थी नहीं, वो विजिट उनकी सीमावर्ती क्षेत्र को लेके उनकी सुरक्षा के लिए थी। मैं कैप्टन साहब का इस मामले में अभिनंदन भी करता हूं, और अपने नेतृत्व को जो अवगत कराया उसका कुछ हल भी निकलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके पुराने सहयोगी अकाली दल वो आपसे अलग हो चुके हैं, दूसरी ओर किसान लगातार नाराज हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगर किसान, खासतौर पे अगर पंजाब की बात करें, अकाली अलग हो चुके हैं, किसान नाराज हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा आप लोगों को? मुझे लगता है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा होगा उसके बाद में अनेक चुनाव हुए हैं, हमने जीते भी हैं चुनाव। वेस्ट बंगाल के अंदर हम 3 पर थे, आज 77 सीटों पर हैं। कांग्रेस जो आंदोलन का समर्थन कर रही थी 44 से 0 आ गई। कम्युनिस्ट लगे हुए हैं सारे के सारे, वो भी 0 पर आ चुके हैं। और बतेरे बहुत चुनाव हमने जीते हैं, और उदाहरण भी उसके हैं। मुझे लगता है इसका कोई, अब जो किसान आंदोलन है जी, किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा था। पहले हुआ था, एमएसपी पे किया था, तो एमएसपी हमने बढ़ाई है। डबल खाद्यान्न आपने देखा होगा, पंजाब के अंदर इनकी सरकार थी, अनेकों जो गैर भाजपा सरकारें चल रही हैं, एमएसपी कोई भी खाद्य उपज को नहीं ले पा रहे। हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, 0 इंटरेस्ट पे हमने पैसा दिया, किसान तो उनको लगा उनको। अब कांग्रेस के शासन में आपने देखा होगा यूरिया के लिए कितनी मारोमार होती थी, लाठियां पड़ती थी, लोग जेल में जाया करते थे, मार दिया करते थे, मर भी जाया करते थे। हमने नीम कोटेड यूरिया दिया, क्योंकि उस समय वो लोग कांग्रेस लोग दलाली किया करते थे। यूरिया आया, कंपनी को, प्राइवेट केमिकल फैक्ट्रियों को भेज दिया, और अब हमने नीम कोटेड दिया है, लोगों को लाभ मिल रहा है उसका।
उसको उपज के अंदर भी लाभ मिल रहा है, खेती में लाभ मिल रहा है और यूरिया उपलब्ध भी है। ऐसे हमने कृषि सम्मान निधि की, प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी है। सिर्फ इतना ही हो रहा है कि 98% लोगों के साथ हमने अच्छा किया, 2% लोग शायद पूरा होता ही है, हमेशा होता है, इतने तो विरोधी होते ही हैं। वो लोग सड़क पे शोर मचाते हैं, हमारे 98% घर में बैठ के हमें दुआएं देते हैं, मोदी जी को दुआएं देते हैं, लेकिन जब वोट आएगा वो नतीजा उसका अलग ही दिखाई देगा। क्योंकि देखा जाए तो किसान आंदोलन पिछले 10 महीनों से चल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव तक ये खत्म नहीं होता है तो इसका नकारात्मक असर भाजपा पे पड़ेगा? हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर हम किसी के दबाव में आकर कानूनों को बदलना, किसी के दबाव में आकर चलना हमारे लिए, अगर देश का लक्ष्य अच्छा लगता है, देश फर्स्ट लगता है, देश की सुरक्षा लगती है, देश के किसानों को लाभ मिलता है, तो हम ऐसे वोटों की परवाह भी नहीं करते। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अगर नेतृत्व की बात करें उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसका असर बीजेपी पर होगा? देखिए, नेतृत्व वाले जहाँ तक बात है, ये एक आध % लोग होते हैं जो चर्चा करते हैं, या बुद्धिजीवी कह लो या हमारे राजनीतिक दलों के लोग कह लो, उनको लगता है। जनता को हमने उत्तराखंड के अंदर 1 रुपये में नल और नल में स्वच्छ जल दिया है, महिलाओं को बराबर का हक दिया है, सड़कों का निर्माण दिया है, आयुष्मान कार्ड जो है पूरे देश में हम 50 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आधी संख्या को दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में हम 100% संख्या को हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किडनी ट्रांसप्लांट को भी उसमें लेकर आए हैं। ऐसा अद्भुत वहाँ पर हमारी सरकार तैयार है। हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम वहाँ से पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, हमने चारों धाम की यात्राओं को सुरक्षित किया है, हमने सड़कों का निर्माण वहाँ पर किया है, हमने गैस देने का, माताओं को, मायरों को सशक्तिकरण के लिए वहाँ पे गैस दी है। देश के प्रधानमंत्री ने जो पोषण अभियान, जो देश के प्रधानमंत्री ने 20 साल का अपना शासकीय शासन, स्वच्छ शासकीय शासन, जिसके अंदर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा है। एक तरफ कांग्रेस दल के लोग जमानत पे छूटे हुए हैं, उनकी माँ और बेटा, एक तरफ अनेकों दल के लोगों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता की है इस बात की कि मेरे देश के अंदर आज की तारीख में विश्व के अंदर जितनी प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं की डेथ होती है, 33% हिंदुस्तान में होती है। 1 साल तक बच्चों की डेथ हो जाती है। ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। अगर बच्चा कुपोषण में पैदा होता है वो हमारी लायबिलिटी है, वो देश का नागरिक है। वो माता की डेथ हो जाती है, पहले बच्चे पैदा हुए उनकी और आने वाले परिवार की क्या हालत होती है। हम उस पर पूरा विशेष इस अभियान में 20 साल के उनके शासन में हमने एक अभियान लिया है। 17 तारीख को परम आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन था और 7 तारीख को उनके 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं शासकीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल को, जो उन्होंने पूरा 20 साल का किया है। इस बीच में हमने कुपोषण को हमने एक अभियान के रूप में लिया है, ताकि आने वाले समय के अंदर उसको हष्ट पुष्ट बालक हो और उसको एक अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसको लेकर हम चल रहे हैं। आपको क्या लगता है आज की तारीख में जिस तरीके से जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, आने वाले समय में देश के विकास पर असर पड़ेगा इसका? देश के विकास पर असर पड़ा था। पड़ना जब शुरू हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे कुछ भी कह लो लेकिन हिंदू मत को, मैं दुर्भाग्य से हिंदू पैदा हुआ हूँ, तो वहीं से ध्रुवीकरण शुरू हो गया। फिर अनेक सरकारें आएगी। मनमोहन सिंह जी ने कहा संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का, माइनॉरिटी का है। फिर उसके बाद में किसी ने कहा मुसलमान की बेटियां मेरी बेटियां हैं, किसी ने कहा मेरी कांग्रेस जो है मुस्लिम कांग्रेस है। इस प्रकार से फ़र्क पड़ा। अब से पहले जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। ये पहला चुनाव जो गया है और आने वाला है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में सबका प्रयास। अब ये नहीं है कि सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं, सब प्रयास करेंगे। सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। हम क्षेत्रों पे, सीमाओं पे फौजी अब सुरक्षा दे सकता है, लेकिन अंदर की सुरक्षा पुलिस वाले दे सकते हैं। और अंदर जो है, जो आंतरिक सुरक्षा है, उसमें सबका प्रयास चाहिए। ईमानदारी के अंदर सबका प्रयास चाहिए। देश को चलाने के लिए सबका प्रयास चाहिए। इसलिए चीज़ 4 जो है, इसको जाति, धर्म, भाषा से हमने ऊपर उठाया है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से कहा था, मैं दलितों को और महिलाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। हर समस्या को उन्होंने लाल किले से संबोधित किया, और संबोधित ही नहीं किया, उसके
ख़त्म करने के लिए, उस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने अनेकों अनेक प्रयास किए हैं, जिस पे समय समय पर विपक्ष ने हमारा मजाक भी उड़ाया है। लेकिन आज उसका हम अनुकूल स्थिति पूरे देश में देखते हैं तो विपक्ष इसी कारण से 85% आज नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारता है, और विपक्ष जो टूट टूट कर आ रहा है उसका कारण यही है कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका दौरा किया, उस दौरे को विपक्ष जो है वो विफल बता रहा है, क्योंकि इस बार कोई समझौता नहीं था। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विफल रहा? देखिएगा, विपक्ष का काम मुझे लगता है कि विरोधी करना है। ये वर्तमान का विपक्ष कोई सकारात्मक सोच नहीं सकता। एक विपक्ष वो भी था जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश के अंदर जब भेजा जाता है, एक प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बना के भेजा जाता है और हमारे देश को अच्छे तरीके से वहाँ प्रदेश में रखा जाता है और वहाँ पे एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत है। लेकिन आज का आप बताएं ना कि एक यही आया करते थे, पीछे की सीट पे बैठा करते थे, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ करते थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं विश्व के अंदर किसी से आंख झुका के बात नहीं करूँगा, ना आंख उठा के बात करूँगा, नज़रों में नज़र डाल के बात करूँगा, और ऐसी बात वहाँ पर कहकर आए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हम अपने विकास के अंदर, हम अपनी देश के लिए किसी भी सुरक्षा के लिए कोई भी हम किसी का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उस बड़े बड़े देश आज मोदी जी की बात विश्व के अंदर सुनते हैं और जो जिधर वो दिशा देते हैं उस दिशा की ओर चलते हैं, क्योंकि मोदी जी की राजनीति एक मानवतावादी केंद्रित राजनीति है। हम देश के विश्व को एक कुटुंब की तरह मानते हैं और संसार में रहने वाले को सुकून और आराम से जीने का हक है। इसलिए आपने देखा होगा आतंकवाद के विरुद्ध पूरा विश्व एक होने लगा है, और अभी अमेरिका ने ही पाकिस्तान पे प्रतिबंध की बात भी कही है। ये उसी का एक उदाहरण है कि आदरणीय मोदी जी की यात्रा बड़ी सफल नहीं। तो अब से पहले सभी लोग कहा करते थे आतंकवाद तो इनका पर अंदरूनी मामला है, अपना मामला है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज आतंकवाद और आतंकवाद को पैदा करने वाले, आश्रय देने वाले लोग केंद्र में आ चुके हैं और उनको नेस्तनाबूद करने का एक अभियान चल रहा है। आज की अगर बात करें तो केंद्र सरकार हर अवसर पर वैक्सीन को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन अभी तक लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई है। देखा जाए तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, पर्व है, त्योहार है, तीसरी लहर की आशंका भी है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है? देखेगा, ये वही देश है जहाँ पर पोलियो के ड्रॉप्स देने के लिए 18-19 साल लग गए। बीमारी आती थी, उसकी दवाइयाँ बनती नहीं थी, बाहर से मंगाया करते थे, महंगे रेटों पे मंगाया करते थे और लोगों को देने के लिए अनेकों अनेक मौतें हो जाया करती थी, दवाई दिया करते थे। देश के प्रधानमंत्री की सूझबूझ के कारण हम बीमारी आते आते हमने वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बनाई ही नहीं है, प्रमाणिकता पे विश्व के 88 से ज़्यादा देशों को हम दे रहे हैं, उसकी स्वीकारता भी है। देश के अंदर हम डेली 2.5 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है हमने वैक्सीन की। 2.5 करोड़ के अंदर 4-5 देश आ जाते हैं जो हमने एक दिन में वैक्सीन दी है। आज वैक्सीन के अंदर हमारे पर कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकता। वैक्सीन का निर्माण है, उसकी समय सीमा है, एक्सपायर डेट है उसकी, जिससे तो प्रयोग होगा उतनी उस प्रकार से उसकी प्रोडक्शन भी चलती रहती है, और हम इसके अंत तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर लेंगे। इसकी सराहना पूरे विश्व और संसार ने की है। विरोधी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो लोग कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये हमको ये कर देगी, जिन्होंने इसमें अड़ंगे अड़ाए, जिन्होंने इसका विरोध किया, चुपके खुद वैक्सीन लगवा कर लेकर आ गए, और आज उसके कारण से अवरोध हुआ देश को। देश समझ गया, हम उसके सोटी पे खरे उतरे हैं, और आज दूसरी वैक्सीन देने वाला भी ये प्रथम देश बन चुका है। और हमारे कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, लगातार दूसरी वैक्सीन के लिए भी जनता से पूछ रहे हैं आपकी डेट कौन सी है, उस डेट पे उसको मदद करके दूसरी वैक्सीन भी लगाएंगे। हम इसमें सक्सेस है, हमें किसी के विरोध और पक्ष का इसमें नहीं देखना है। यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी का लोहा जनता मानती है, विकास के कार्य भी हो रहे थे। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय सम्मेलन कराने लगी? अगर विकास की अगर बात करें, चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन हो, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो। देखिएगा, हमारे यहाँ हर जाति के मोर्चे भी हैं, धार्मिक मोर्चे भी उनको कह सकते हैं कईयों को। वो इसलिए नहीं, वो पार्टी नहीं है। सम्मेलन इसलिए है कि उनकी समस्याओं से हमारा नेतृत्व अवगत हो जाए कि भाई समाज इस जाति की, क्योंकि उसकी जातियों के लोग होते हैं, अपनी जाति में इस बात को रख पाते हैं, और हमारी जो योजना है वो योजना उन जाति और धर्म तक इतने तक ही सुरक्षित है हमारा। हम उसके बाद में योजनाएं देते हैं, सबके लिए बराबर देते हैं। हम ये नहीं देते भाई इस धर्म के लिए इतना दे दो, इस जाति के लिए दे दो, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए सम्मेलन उनके नज़दीक जाने के लिए है, और एक ये नहीं भूलना चाहिए हम एक राजनीतिक दल है,
और राजनीतिक दल का चुनाव जीतना लक्ष्य होता है। आपका एक बयान सामने आया था जिसमें आपने सिद्धू के इस्तीफे पर कहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अज्ञानता का परिणाम है इस्तीफा। इसके अलावा देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के संपर्क में आते ही तमाम जो नेता हैं वो पाक साफ हो जाते हैं? देखिए कि व्यक्ति एक जो बुद्धि है, किसी की शक्ति जड़ भू नहीं होती है। सोचता है, विचारता है, अपने आप को परिपक्व करता है, फिर सीखता है। गांधी जी ने भी कहा था आदमी मरते तक भी सीखता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में सुधार करता है और सुधार करके राष्ट्रवादी बात करता है, देश को बचाने की बात करता है, मतलब ये नहीं कि वो आ गया तो हम सुधर गया। सोबत का असर तो पड़ता ही पड़ता है। आप 3 सीटों पर थे, आज 303 सीटों पर है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे साथ लोगों का जुड़ाव तो हुआ ही हुआ है। लोगों को सोचने की शक्ति बढ़ी है और शक्ति का ही परिणाम है ये। जिस तरीके से सिद्धू का इस्तीफा हुआ है और कांग्रेस की जो आज की तारीख में हालात है, अकाली दल आपसे अलग हो चुके हैं, बीएसपी भी वहां चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी है। पंजाब की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में खुद को कहां पाती है? भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं जनता के बीच में गया हूँ, जनता को मैंने देखा है कि जनता ने ये देखा है कि कोरोना काल के अंदर सेवा ही समर्पण और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है। आज पंजाब के अंदर करतार कॉरिडोर को जोड़ने वाले लोग हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप देखोगे कांग्रेस का शासन रहा है, काली सूची के अंदर हजारों बच्चे पड़े हुए थे, उनको मुक्त करने का काम किया है तो हमने किया है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में और राज्य में भी रही हैं। 84 के दंगों के जो पीड़ित थे, उनके अन्याय करने वाले लोगों को सज़ा देने का काम भी हमने ही किया है। जहाँ तक उसके अनादर की बात है, अपने गुरु ग्रंथ साहब की प्रतिलिपि की, उनको सज़ा देने का भी काम किया। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमने अभी काबुल से गुरु ग्रंथ की प्रतिलिपि को 22 से जहाँ पे लाने का काम किया है। हमारा समर्पण जो पंजाब के प्रति है, जनता के मन में हम जीते हैं और जनता हमारा ही साथ देगी। उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। नहीं, वो उत्तराखंड में नहीं होगा, क्योंकि रावत जी पंजाब गए, पंजाब में परिवर्तन हो गया है और पंजाब में परिवर्तन होने वाला है। उत्तराखंड में वो खाली स्वजवाग देखते रहेंगे। और जो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को पहले भी नकारा है। उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने जो सपना देकर, जो अपने कुर्बानी और त्याग देकर उत्तराखंड का निर्माण किया है, हरीश रावत जी ने वो विकास नहीं किया था, उसकी जनता ने उनको नकार दिया और नकारने का परिणाम नहीं लगा। पिछली बार 2 विधानसभा सीटों से लड़े थे, दोनों से ही वो हारे थे। और आज उत्तराखंड के अंदर 4.5 साल, अभी 5 महीने की बात छोड़ दो, पूरे देखो, कोई हमारे विरोध में प्रदर्शन किया हो, महंगाई के विरुद्ध धरना दिया हो, कोई हमारे कुछ हमने काम नहीं किया उस पर धरना दिया हो, किसी मुख्यमंत्री पे उंगली उठाई, कोई नहीं है। आराम से कोरोना काल के अंदर घर के अंदर करते रहे। कारण हमेशा संघर्ष के अंदर जनता के बीच में खड़ी रही है। खाली 3-4 महीने में उनकी मजबूरी है कि राजनीतिक पहलू भी होता है, राजनीति के हिसाब से उन्हें विरोध भी करना होता है। आखिर अपने कुछ विरोधी दलों के नेताओं के जिसकी जमानत जब्त होती है, वो भी ऐसी सांस ले लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, तो इस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।